सभी को नमस्कार। आज हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर कक्षा 12 में। ये चैप्टर हमको बेसिकली सिखाता है, जैसा कि नाम है केमिकल, यानी समथिंग रिलेटेड टू, कुछ ऐसा जो किससे रिलेटेड है, केमिस्ट्री से। काइनेटिक्स यानी कि अगर जनरल लैंग्वेज में कहें मोशन, या फिर क्या कह सकते हैं उसको, गति। मोशन या फिर गति। ठीक, मोशन या फिर गति। तो केमिस्ट्री मीन्स रासायनिक और गति। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो जो वर्ड बनता है वो है रासायनिक बल गतिकी। ठीक, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही है, रासायनिक बल गतिकी। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये वो चैप्टर है जो किससे रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड, मोशन, या फिर उसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं स्पीड, या फिर यहाँ पे उसको एक और नाम देंगे जिसको कहते हैं रेट। क्या नाम देंगे उसको? रेट का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स को देखें तो अगर इसकी परिभाषा बताएं तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा सिंपल सी है, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, a branch of chemistry which deals with rate of reaction, rate, or we can say speed of chemical reaction। ठीक, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर को सिंपल लैंग्वेज और मैं हिंदी में कहूँ तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक अभिक्रिया की गति का, या फिर कह सकते हैं वेग का, क्या करती है? अध्ययन करती है। तो केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा इतनी सी है कि अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, वह शाखा जो रासायनिक अभिक्रिया की गति का अध्ययन, गति का या फिर कह सकते हैं वेग का अध्ययन करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी। या फिर उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? केमिकल काइनेटिक्स। उसी को क्या नाम देते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, तो ये तो होगा परिचय कि रासायनिक बल गतिकी आखिरकार है क्या। अगर हम देखें तो केमिकल काइनेटिक्स ने किसी भी रिएक्शन को दो भागों में, केमिकल काइनेटिक्स ने किसी भी रिएक्शन को मेनली 3 भागों में बांटा है। 3 भाग हैं इसके भाई। पहला आता है जिसको हम लोग कहते हैं वेरी स्लो। वेरी स्लो हिंदी में इसको नाम दे देंगे अति मंद।
दूसरा आता है वेरी फास्ट, इसको नाम दे देंगे अति तीव्र। तीसरा आता है मॉडरेट। मॉडरेट यानी कि इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो सामान्य, या फिर इसका एक और नाम है जो उनकी कैटेगरी है जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर, या फिर और अच्छी भाषा में कहेंगे इसको आणविक। ठीक, तो 3 इसके मुख्य प्रकार हैं। रासायनिक बल गतिकी के अनुसार रिएक्शन के, रासायनिक बल गतिकी के अनुसार किसके प्रकार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन के कितने प्रकार हैं केमिस्ट्री में, वेरी स्लो, वेरी फास्ट और मॉडरेट, या फिर सामान्य, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं मॉलिक्यूलर या फिर आणविक। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अगर मैं पहला पॉइंट लेके चलूँ जो बनेगा क्या, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक, अगर बात किया जाए वेरी स्लो रिएक्शन, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं भाई, अतिमंद। तो अतिमंद क्या होते हैं, जिनकी स्पीड, वे रिएक्शन जिनकी स्पीड कैसी होती है, वेरी स्लो। जिनकी स्पीड कैसी होती है, भैया, वेरी स्लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा रखूँ और इस लोहे के टुकड़े को मैं H2O या फिर H2O और ऑक्सीजन के संपर्क में रखूँ, तो अगर इसको H2O और ऑक्सीजन के संपर्क में रखोगे तो उसमें क्या लगेगी, आप भाई क्या कहते हो इसको, इसमें लग जाएगी रस्टिंग, या फिर और अच्छी भाषा में कहें तो जंग लगेगी। अब अगर कोई पूछे जो ये प्रोसेस है, जो रस्टिंग का प्रोसेस है, ये कैसा होता है, ये प्रोसेस कैसा है, वेरी स्लो है। यानी कि ऐसा तो नहीं कि लोहे को पानी में डाला और 1 मिनट के अंदर लोहे के टुकड़े में जंग लगना शुरू हो गई, ऐसा कभी होते देखा है क्या, जवाब आएगा नहीं। तो रस्टिंग कैसी होती है, रस्टिंग एक बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो, बहुत धीमे धीमे होता है। आप लोहे के टुकड़े को रख दोगे, कई महीने बाद ऐसा होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, वेरी स्लो रिएक्शन या फिर अतिमंद रिएक्शन का। ठीक, अब अगली चीज़ यहाँ पर देखें कि क्या ये इसकी स्टडी में आता है क्या। तो केमिकल काइनेटिक्स में वेरी स्लो रिएक्शन की स्टडी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई ये रिएक्शन इतना स्लो है कि इसकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता। अगला आता है, अगर देखा जाए, वो आता है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट यानी कि अति तीव्र। ठीक, अति तीव्र का अर्थ क्या है, वो रिएक्शन जो बहुत मतलब कि नैनो सेकंड्स में हो जाए, जिसकी स्पीड को नॉर्मली मेज़र करना हमारे लिए पॉसिबल, जिसकी स्पीड को नॉर्मली मेज़र करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक, यानी कि ये रिएक्शन बहुत तेज़ होते हैं। अगर एक सिंपल उदाहरण लें, जैसे मैंने कहा कि एक बीकर में Na+ है और साथ में Cl- है, तो Na+ और Cl- को अगर एक साथ रखा जाए और ये आपस में मिलकर बनाते हैं NaCl, तो भाई Na+ और Cl- के बीच जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा, यानी कि आकर्षण का। अगर इनके मध्य आकर्षण का बल लग रहा है, ठीक, तो आकर्षण का बल लगने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स
बहुत तेज़ी से आकर्षित होंगे। जब बहुत तेज़ी से आकर्षित होंगे तो इनके बीच जो रिएक्शन हो रहा है उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर पाना आसान नहीं है। तो ये रिएक्शन कैसा है, वेरी फास्ट। और काइनेटिक्स ऐसे रिएक्शंस की स्टडी भी नहीं करता, यानी कि ना तो वो वेरी स्लो की करता है और ना ही वो वेरी फास्ट की करता है। अब अगर मैं अगली बात कहूँ, तीसरा जिसको हम लोगों ने नाम दिया था मॉडरेट का, वो रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन नंबर 3, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। क्या है वो, मॉडरेट, या फिर इसको अगर हिंदी में सामान्य कहें तो क्या कह सकते हो, सामान्य अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं इसको, सामान्य अभिक्रिया। अब देखो, सामान्य अभिक्रिया होने के नाते ये रिएक्शन और कैसे काम कर सकता है। जैसे मान लो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे घर में अक्सर कोई मेहमान आ जाए तो, या फिर आपका ही मन करता है तो क्या बनाते हो भाई, घर में क्या बनता है, टी। या फिर अगर आपको कभी हल्का नाश्ता करने का मन हो तो मैगी। अब भाई मैगी जो बनती है इसके पीछे क्या लिखा रहता है कि इट इज़ अ 2 मिनट्स यानी कि 2 मिनट में बनने वाला खाना है ये। तो 2 मिनट में बनने वाला खाना, सीधा सा मतलब है ये प्रोसेस, ये रिएक्शन ना तो वेरी फास्ट है और ना ही वेरी स्लो है। तो जो रिएक्शन ना तो बहुत तेज़ हो ना तो बहुत स्लो हो, उन सभी रिएक्शन को क्या कहते हैं, मॉडरेट। अब बात आती है कि इसके एग्जांपल क्या क्या हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं भाई। देखो, इसके एग्जांपल जो मेनली हैं, जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब सवाल उठता है भाई, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब जहाँ पे आयन का इन्वॉल्वेंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 2s2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2s2O, 2s2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2s2O। अब बता भाई, यहाँ किसी भी कोई धन या ऋण आवेश है क्या, ना तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव है ना तो यहाँ पे कोई नेगेटिव है। तो इनके बीच का जो रिएक्शन होगा ना तो वो बहुत स्पीड में होगा और ना ही वो बहुत स्लो होगा। तो ऐसे, अब यहाँ पर देखो H2, भाई आपको एक चीज़ मालूम होगी, अगर एक सिंगल H लिखा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। लेकिन अगर H2 लिखा है तो उसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल। उसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो चीज़ें प्रतिभाग कर रही हैं वो सभी के सभी क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं। तो वे रिएक्शन जिनमें मॉलिक्यूल प्रतिभाग करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। और दूसरी जो अच्छी बात है, ये रिएक्शन ना तो बहुत स्पीड में होते हैं और ना ही बहुत स्लो, यानी कि इनकी जो स्पीड होती है दे आर नॉर्मल इन स्पीड। मैं कह सकता हूँ नॉर्मल इन स्पीड। इनकी स्पीड कैसी होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब भाई देखो, किसी भी रिएक्शन में दो चीज़ें ही मेन होती हैं। अगर मैं सिंपल पूछूं, व्हाट इज प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन में मेनली होता क्या क्या है। तो भाई एक चीज़ होती है जिसका नाम क्या है, रिएक्टेंट, या फिर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर, वो होती है प्रोडक्ट।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पाद क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देखूँ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा, इन दोनों के बीच क्या हो रहा, रिएक्शन। और ये क्या बन रहा, इन दोनों से बनने वाला प्रोडक्ट। तो रिएक्शन, जो चीज़ रिएक्शन परफॉर्म कर, जो रिएक्शन करता है, जो रिएक्शन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, या फिर हिंदी में कहते हैं इसी चीज़ को, हिंदी में इसी चीज़ को कहते हैं अभिकारक। और जो बनता है उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। जैसे मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी के बनने, a प्लस बी के बीच रिएक्शन से c बन रहा, a प्लस बी के बीच रिएक्शन से c बन रहा, तो एक चीज़ समझ में आ सकती है ना भाई कि अगर a प्लस बी बदल करके c बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि a और b की जो मात्रा है वो कम होगी, और इनके मिलने से C बन रहा है, तो C की जो मात्रा है वो क्या होगी, C की जो मात्रा है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है भाई? सीधी सी बात है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, इनके रिएक्शन करने से ये बनेगा, जब इनके रिएक्शन करने से ये बनेगा तो इसका अमाउंट कम होगा, इसकी मात्रा कम होगी, इन दोनों की ए बी की मात्रा कम होगी, ए बी यानी कि रिएक्टेंट की मात्रा, रिएक्टेंट यानी अभिकारक की मात्रा कम होगी, और उत्पाद की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ समझनी है कि मात्रा क्या है भाई। हम अक्सर यूज़ कर रहे हैं कि ए बी की मात्रा कम होगी, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो क्या है, वो है हमारा अभिकारक, या सीधे लैंग्वेज में कह सकते हैं उसको, वो है क्या, हमारा रिएक्टेंट। और सी की मात्रा बढ़ रही है, तो ये क्या है हमारे पास, उत्पाद, यानी इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है। अब एक अगली बात समझो, रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि समय के साथ भाई देखो, केमिस्ट्री में एक सिंपल सी चीज़ कहते हैं कि जिसकी वैल्यू कम होती हो, जिसकी, हाँ, मात्रा अगर कम हो रही है, तो मात्रा कम होने को, मात्रा को दिखाते किससे हैं भाई। आप एक चीज़ पढ़ते हो, पिछले चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़ा था, उसका नाम है कंसंट्रेशन। उसका नाम क्या है, कंसंट्रेशन। किसी भी यौगिक की मात्रा को दिखाने का जो सबसे आसान तरीका है कंसंट्रेशन, या फिर उसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सांद्रता। क्या कहते हैं उसको, सांद्रता। तो ए बी की सांद्रता। अब मैं एक नया शब्द यूज़ करूँगा, मात्रा की जगह मैं नया शब्द यूज़ करूँगा कि भाई ए और बी हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। ए और बी हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। तो इनकी जो सांद्रता है, इनका जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनका कंसंट्रेशन कम होगा, और उत्पाद का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ए और बी सी का निर्माण कर रहे हैं, तो ए और बी सी में बदल रहे हैं, तो ए और बी की कंसंट्रेशन कम होगी और सी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, जो है हमारा साइन नोटेशन। साइन नोटेशन यानी कि चिन्ह कह सकते हो बस। साइन नोटेशन, अगर मुझे कंसंट्रेशन दिखाना हो किसका, अगर मुझे क्या दिखाना हो, कंसंट्रेशन किसके लिए,
रिएक्टेंट। किसके लिए? रिएक्टेंट भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, रिएक्टेंट को ही हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकारक। अगर हमें कंसंट्रेशन दिखाना किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए, तो भाई उसके लिए आप चिन्ह यूज़ करोगे किसका? माइनस का। भाई देखो, केमिस्ट्री में सीधा फंटा है, जो चीज़ कम हो रही हो उसके लिए कौन सा चिन्ह यूज़ होगा? माइनस। अब अगर मैं पूछूं आपसे, आपको दिखाना हो क्या? आपको दिखाना हो कंसंट्रेशन किसका? प्रोडक्ट का या फिर उत्पाद का, तो उसे किससे प्रदर्शित करोगे? प्लस से प्रदर्शित करोगे। बस समझ में आ गई। कंसंट्रेशन का सिंबल ऑलवेज क्या होगा? माइनस होगा, और उत्पाद का सिंबल ऑलवेज क्या होगा? प्लस होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग दूसरे लहजे में समझते हैं भाई। वो क्या है कि आखिरकार एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो भाई, हम तो एक की जगह यात्रा ज़्यादा किए हैं, इसलिए वहाँ का एग्जांपल देने में आसानी होती है। ठीक, वाराणसी का, तो इलाहाबाद से वाराणसी, इलाहाबाद से वाराणसी का डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर। ठीक, जब ये इलाहाबाद से वाराणसी का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, कोई गाड़ी चलती है जो 2 घंटे में, कितने घंटे में? 2 आवर में दूरी को तय कर लेती है। तो आप फिजिक्स में पढ़े हो भाई, फिजिक्स में क्या पढ़े हो? चाल बराबर दूरी बटा, यहाँ क्या पढ़े हो? टाइम। डिस्टेंस कितना है? 120। टाइम कितना है भाई? 2 आवर, यानी कि 2 आवर यानी कि कितना? 120 मिनट। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो? 120 किलोमीटर। अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं, तब यहाँ पे क्या रख सकते हो कि ये ट्रेन 120 किलोमीटर या फिर 60 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये ट्रेन कैसे चल रही है? 2 घंटे का समय है अगर, तो 2 घंटे का अगर समय है, तो यहाँ पे क्या लिख जाओगे भाई? फिजिक्स के अकॉर्डिंग सिंपल ही 120 गुणे 60, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आवर। ठीक, अरे मैं भी क्या बताऊँ, 120/60 यानी कि 120/2 यानी कि 60, यानी कि जो ये ट्रेन चल रही है वो कैसे चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो जैसे यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पर हमें एक चीज़ चाहिए, क्या? चली गई दूरी। भाई ये क्या है? अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो ये क्या है? चली गई दूरी। और ये क्या है? समय अंतराल। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये ट्रेन खड़ी इलाहाबाद में, और यहाँ इसको जाना है VNS वाराणसी, और ट्रेन घड़ी में बजे हैं इस समय, 3। ठीक, घड़ी में बज जाएं 5 बज जाएं, अगर घड़ी में कितना बज जाए? 5 बज जाए, और ट्रेन 0 किलोमीटर डिस्टेंस तय करे। कितना डिस्टेंस तय करे? 0 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन अभी यहाँ पर स्टार्ट ही नहीं हुई है। समय 3 से 5 हो गया, यानी कि समय में परिवर्तन कितना आया? समय 3 बजे से 5 बज गया, यानी समय में परिवर्तन आया 2 घंटे का। लेकिन जो दूरी चली है ट्रेन, जो डिस्टेंस चली है ट्रेन, वो कितना चली है? 0 किलोमीटर। अब अगर कोई पूछे कि आप ट्रेन की स्पीड बताओ, क्या बताओ? आप ट्रेन की स्पीड बताओ, तो स्पीड क्या बताओगे भाई? स्पीड कहोगे 0/2, आंसर क्या आएगा? 0 भी तो आ जाएगा। तो यानी कि अगर ट्रेन अपना डिस्टेंस तय ना करे, मैं 2 मिनट के लिए फिजिक्स में चल रहा हूँ, फिर वापस केमिस्ट्री में आऊँगा। अगर ट्रेन अपना डिस्टेंस तय ना करे, तो आप उसके स्पीड की गणना या चाल की गणना या वेग की गणना आप वहाँ पर नहीं कर सकते।
ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक वैसे ही अगर मैं ये कह दूँ कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, या फिर और सिंपल कर देता हूँ, ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। ए क्या है यहाँ पर? ए है हमारे पास रिएक्टेंट, और पी क्या है हमारे पास? उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है? 10 मोल है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 0 मोल है, यानी कि अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं। अब 2 घंटे बाद, 2 आवर बाद भी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट का मात्रा है, वो अभी भी कितना है? 10 मोल है। तो भाई रिएक्टेंट की मात्रा में कहीं से कोई भी कमी नहीं आई। जब कहीं से कोई कमी नहीं आएगी तो मैं आपसे सिंपल पूछूं, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। तो अब अगर मैं एक चीज़ कहूँ जिस प्रकार किसी भी वस्तु की स्पीड उसके द्वारा चले गए दूरी यानी कि डिस्टेंस और समय पर डिपेंड करती है, ठीक वैसे ही किसी रिएक्शन की स्पीड, भाई आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो तो उसे कैसा है? किसी रिएक्शन की स्पीड चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर सांद्रता में परिवर्तन, अगर सांद्रता में परिवर्तन नहीं हुआ तो रिएक्शन की स्पीड की गणना भी आप नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर सांद्रता में परिवर्तन नहीं हुआ तो रिएक्शन की स्पीड में आप नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर अभिक्रिया 10 मोल है और उत्पाद 0 मोल है, यानी बिल्कुल नहीं बना, 2 घंटे बाद भी अगर अभिकारक या रिएक्टेंट की सांद्रता 10 मोल ही बनी हुई है लेकिन उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं हुआ। तो यानी कि कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, अगर मैं कहूँ कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसको पहचानने का तरीका सिंपल सा ये है कि उसके कंसंट्रेशन में, उसके कंसंट्रेशन में चेंज आएगा ही आएगा। यानी कि उसकी सांद्रता में, यानी कि उसकी सांद्रता में चेंज आना तय है। ठीक। अब अगर कोई पूछे रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, मैं एक चीज़ को सिद्ध कर देता हूँ यहाँ पर ना। रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर अभिक्रिया की गति, क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, क्या लिख सकते हो? टाइम। अब देखो टाइम को क्यों लिखा गया, मैं इसको भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई अभिकारक है ए, अब ये बदल रहा है किस में? बी में। इसके पास है 10 मोल, इसके पास है 0 मोल। कुछ देर बाद क्या हुआ? ये किस में कन्वर्ट हो गया? 0 मोल में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया?
10 मोल, यानी कि पूरा का पूरा अभिकारक बदल गया। अब आपसे पूछा जाए, आपको केवल इतनी जानकारी दी जाए कि भाई अभिकारक 10 मोल से 0 मोल था पहले और कुछ देर बाद 0 मोल से 10 मोल हो गया, लेकिन आपको ये ना बताया जाए कि ये पूरा प्रोसेस कितनी देर में हुआ। अगर आपको ये ना बताया जाए कि ये पूरा प्रोसेस कितनी देर में हुआ, कोई टाइम ना दी जाए, तो आप बता पाओगे क्या कि रिएक्शन की स्पीड क्या है? भाई अगर रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन 2 या 3 सेकंड में हो गया, 2 या 3 सेकंड में हो गया, तो आप कहोगे बहुत तेज़ हुआ। अगर ये कहा जाए कि ये पूरा रिएक्शन आपका 2 या 3 ईयर में हुआ, साल में हुआ, तो आप कहोगे रिएक्शन बहुत स्लो हुआ। तो भाई रिएक्शन की स्पीड या अभिक्रिया की गति को जानने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसमें होना चाहिए कि उसके सांद्रता में परिवर्तन होना आवश्यक है, कंसंट्रेशन में चेंज होना आवश्यक है। साथ ही साथ हमें ये भी मालूम रहे कि कितनी देर में हो रहा है, क्योंकि अगर हमें टाइम मालूम होगा तभी हम बता पाएंगे कि वो रिएक्शन स्लो हो रहा है कि फास्ट। अगर बहुत कम टाइम में हो गया, 2-3 सेकंड में रिएक्शन पूरा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन कैसा है, स्पीड में है। लेकिन अगर रिएक्शन बहुत देर में हो रहा, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा जो दिया गया रिएक्शन है वो स्लो है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? तो एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखिए कि अगर हमें रिएक्शन की स्पीड निकालनी है, अगर हमें किसी भी रिएक्शन की स्पीड निकालनी है, तो 2 चीज़ें होना जो बहुत ही ज़रूरी है। पहला क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन, और साथ में क्या ज़रूरी है? टाइम। जब तक ये दोनों चीज़ें हमें मालूम नहीं होंगी, हम किसी भी अभिक्रिया की गति, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं भाई? रेट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं अभिक्रिया की गति। ठीक, तब तक ये समझ में आ गया कि किसी भी अभिक्रिया का गति निकालने के लिए 2 चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। पहली चीज़ क्या है? सांद्रता में परिवर्तन। दूसरा क्या है? समय में परिवर्तन। ठीक, तो ये रही बात आज तक की। कल हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।